देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आई चलते आज की मुख्य सुर्खियों पर। राशन तोलने में अब नहीं होगी घपलेबाजी। सरकार ने सख्ती बनाकर दी कर नियम। राशन डीलर्स पर कसा शिकंजा। विक्रम एस ने भरी उड़ान। इसरो ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। कुछ देश आतंकियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। आतंकवाद पर अमित शाह ने पाकिस्तान को घेरा। अमेरिका के डलास एयर शो में 2 प्लेन टकराए। क्रैश में 6 लोगों की मौत की आशंका। आइए चलते खबरों पर विस्तार से। अगर आपके पास राशन कार्ड है और सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि सरकार ने राशन लेने वाले लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए जरूर कुछ नियम बनाए हैं और इसका सख्ती से पालन भी कर सक रही है। इसके तहत राशन बांटने में घपलेबाजी करने वाले डीलर्स पर लगाम कसी जाएगी। दरअसल ग्राहकों की तरफ से कई बार राशन के तौल में गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन नहीं बेच पाएंगे। इसके जरिए राशन बांटने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। नया नियम के अनुसार सरकारी राशन लेने वाले लोगों को सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का इलेक्ट्रॉनिक तराजू में तोल जोड़ दिया गया है। सरकार ने राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह नया नियम लागू किया। बता दें कि इस ग्राहकों की ओर से कम तोल वाले मालिकों की मामलों में बहुत शिकायतें आ रही थीं। वहीं नए नियम के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन के तोल में सुधार किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दरों से पर दे रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट को स्काई रूट एयरस्पेस द्वारा बनाया गया है। इनका नाम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। इसकी लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। स्काई रूट एयरस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम भी दिया गया था, जिसमें 3 उपभोक्ता पेलोड हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि वास्तव में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा की एक नई शुरुआत, एक नई सुबह और एक नई पहल है। यह भारत के लिए अपने स्वयं के रॉकेट विकसित करने और भारत के स्टार्टअप आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इन स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने इस रॉकेट के लॉन्च होने पर कहा कि मिशन प्रारंभ के सफल समापन की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत है। आपको बता दें कि इस रॉकेट का वजन करीब 545 किलोग्राम है। वहीं रॉकेट को विकसित करने वाले स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ट्वीट में इसके सफल लॉन्च की घोषणा की। स्काई रूट ने ट्वीट में लिखा है कि लॉन्च हो गया है। विक्रम एस ने आसमान की शोभा बढ़ाने वाले भारत के पहले निजी रॉकेट के रूप में इतिहास रच दिया है। पुणे मुंबई के बीच चलने वाली सिंहरड एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। जब ट्रेन शुक्रवार को लोनावाला और करजत के बीच गुजर रही थी, तब अज्ञात लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सिंहगढ़ एक्सप्रेस में सवार एक यात्री पत्थर लगने से घायल हो गया।
मामले में रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने एक लोकल ट्रेन पर पथराव किया था, जिसमें 3 यात्री भी घायल हो गए थे। रेलवे पुलिस ने घटना के बारे में बताया था कि कलवा के समीप 8 नवंबर की रात करीब 8 बजे ट्रेन के कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 3 यात्री घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ही भर्ती कराया गया था। वहीं रेलवे के अधिकारी ने बताया था कि भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पकड़ने का प्रयास भी की जा रही है। दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण विषय पर आयोजित नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश आतंकियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है। हमें ऐसे देशों को उनके इरादों में सफल होने से रोकना होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद निसंदेह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, लेकिन आतंकवाद का वित्त पोषण आतंकवाद से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकवाद के मेथड पर को इसी फंड से पोषित किया जाता है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों को घोर निंदा करता है। हमारा मानना है कि निर्दोष लोगों की जान लेने जैसे कृत्य को उचित ठहराने का कोई भी कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें यह भी जानते हैं कि आतंकवाद के खतरे को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जा सकता और न ही जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे भी यह भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक कलेक्टिव अप्रोच है कि आतंक के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन तकनीकी क्रांति से आतंकवाद के रूप और प्रकार निरंतर बदल रहे हैं। यह हमारे लिए चुनौती है। भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निरंतर सीमा पार से प्रायोजित गंभीर आतंकी हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे सामूहिक प्रयास को कमजोर और नष्ट करना चाहते हैं। कुछ देश आतंकवादियों को बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल ना हो सके। एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। अगले महीने होने वाली दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं। यही वजह है कि दिल्ली के चुनावी मैदान में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। भाजपा ने आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपने सीनियर नेताओं के सजे स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें न केवल 11 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, बल्कि पूरी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रचारक बनाया गया है। साथ ही दिल्ली के सभी सांसद बतौर स्टार प्रचारक भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती के बाद 7 दिसंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोरों शोर से उठा है। युवाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के दावे और वादे किए हैं। बेरोजगारों के नाम पर खूब शोर मचा। इस बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह काफी चौंकाने वाला है। वहीं श्रम एवं रोजगार विभाग की 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में बीते 1 साल के भीतर 2,14,181 नए बेरोजगार सामने आए हैं। वहीं 12 जिलों में श्रम रोजगार विभाग के कार्यालयों में इतने युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। साथ ही वर्तमान
कुल पंजीकरण बेरोजगारों की संख्या 8,77,307 पहुंच गई है। बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं मिली है। आसाराम बापू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने खिलाफ कभी ट्रायल चल रहा है, इसलिए हम अब इस मामले में जनवरी में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आसाराम का दर्द दरअसल रेप के आरोपी आसाराम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र के केशेखपुर नवचमन से पुलिस ने लोजपा नेता सब जिला परिषद सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष सुनीला देवी के पति मनोज यादव को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मनोज यादव अपने गुर्गे के साथ क्षेत्र में दहशत फैला रहे हैं। उनका निशाना मुख्य रूप से गरीब और कमजोर तबके के लोग बने रहे हैं। वहीं लोगों की शिकायत पर मनोज यादव की गिरफ्तारी के लिए उदासी किशुनगंज के डीएसपी सतीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने सफलतापूर्वक मनोज यादव को उनके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि जब मनोज यादव को पुलिस के आने की सूचना मिली तो उसने गोली फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। राजधानी पटना में एक डॉक्टर की घिनौनी हरकत का खुलासा हुआ है। यह मामला राजधानी पटना के राजा बाजार के निजी अस्पताल का है। इस मामले में बताया जा रहा है कि एक महिला बार बार बेहोश हो जाने के कारण इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की। डॉक्टर की इस हरकत को देखकर महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद महिला का आवाज उसके परिजनों तक गई। महिला की आवाज आने के बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच उसके परिजन दौड़ते दौड़ते कमरे के पास पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने कमरे का दरवाजा बंद रखा था। किसी तरह जबरन दरवाजे को खोला गया और परिजनों ने पाया कि महिला के हाथ पर कई तरह के निशान हैं। इस पर पूरे घटना की जानकारी पटना के हवाई अड्डा थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंच कर इस मामले की जाँच में जुट चुकी है। इंडोनेशिया के बाली में 2 दिनों तक दुनिया भर के दिग्गज नेता एक मंच पर आए, लेकिन इस बार भी पीएम मोदी भीड़ से अलग नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पीएम मोदी की गर्मजोशी ने इस पूरे समिट में 4 चांद लगा दिया। ये समिट ऐसे समय में हुआ जिस समय दुनिया यूक्रेन संकट से में पैदा हुई चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं कोविड-19 महामारी से दुनिया अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती मुंह बाए खड़ी है। और इसका असर यह भी हुआ कि गरीब देशों के खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है और बेमौसम बारिश, युद्ध और बाढ़ के से किसानों के सामने अपनी फसलों को बचाने का संकट भी आ खड़ा हुआ है। कई देशों के में खाद्य चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। G20 से वैसे तो दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देशों का समूह है, लेकिन पीएम मोदी ने इस बड़े मंच से खाद्य और खाद्यान्न की समस्या को उठाया ताकि गरीब और विकासशील देशों के किसानों की समस्याओं को एक मंच मिल सके। भारत में लंबे समय से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बहाने दिलों में दूरी पैदा करने वाले अंतर्विरोधियों का समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ
भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी में 1 महीने तक आयोजित होने वाला काशी तमिल संगम निसंदेह उत्तर दक्षिण भारत के नेगेटिव नैरेटिव को तोड़ने में मददगार साबित होगा। द्रविड़ संस्कृति के केंद्र बिंदु तमिलनाडु की संस्कृति, खान पान, गीत संगीत को काशी में सीधे साक्षात्कार होने जा रहा है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भगवान विश्वेश्वर की धरती पर रामेश्वर की संस्कृति का प्रकाशमान होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट चुकी है। भोपाल में मुस्लिम समुदाय का धार्मिक आलमी तबलीगी इंतजाम शुरू हो गया है। इसमें शामिल होने की देश दुनिया के 467 जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं। 4 दिन के इस समागम में 10 लाख लोगों के आने का अनुमान भी है। मुस्लिम धर्मगुरु इसमें धार्मिक तकरीरें देंगे। वहीं इज्तिमा के लिए इटखेड़ी में एक अलग ही शहर बसा दिया गया है, जहां जमातियों के लिए ठहरने के से लेकर वजू तक के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 2 साल से कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था। 4 दिन तक चलने वाला आलमी 21 नवंबर को खत्म होगा। इज्तिमा कमेटी और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। इज्तिमा में शामिल होने अब तक के 467 जमातें भोपाल पहुंच चुकी। इस बार इज्तिमा में कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने इज्तिमा में पुलिस सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल और रूट को लेकर कड़ी की तैयारी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के बाद 4 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। वो यहां ताबड़तोड़ बैठक लेकर संघ की शाखाओं के विस्तार पर मंथन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में संघ प्रमुख का मध्य प्रदेश दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख और सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत गुरुवार दोपहर 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के रेल मार्ग द्वारा जबलपुर पहुंचे। यहां उनका आगमन संघ कार्यालय केशव कुटी में हुआ। वहां कुछ देर आराम करने के बाद सिलसिलेवार बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। संघ के प्रचार एवं क्षेत्र प्रमुखों से मुलाकात के साथ ही अपने व्यस्त दौरे की शुरुआत मंथन के साथ उन्होंने कर दी है। पाकिस्तान में नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा जोरों पर है। जनरल बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है। पाकिस्तान में बिगड़ते राजनीतिक हालात के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की है। चर्चा है कि बैठक के दौरान सेनाध्यक्ष के पद को लेकर भी बात हुई, जिसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर हमला बोला है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति का फैसला लंदन में किया जा रहा है। वहीं आज इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन में है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि लंदन में तमाशा हो रहा है, ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता। लंदन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक में सेना प्रमुख को चुनने के फैसले पर बातचीत भी हो रही है। अमेरिका के डलास एयर शो में सेकेंड वर्ल्ड वार के जमाने के 2 ऐतिहासिक सैन्य विमानों की आपस में हवा में ही टक्कर होने से के बाद वे आग के गोलों में बदल गए। वहीं इस घटना में भयानक वीडियो भी सामने आया है। कैमरे में कैद हुई इस भीषण दुर्घटना में बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्स और बेल P-63 किंग कोबरा की टक्कर हो गई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है क्योंकि ये विमान एक एयर शो में हिस्सा ले रहे थे। अधिकारियों ने मौतों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक कम से कम 6 लोगों
इन इस विमान में सवार थे और उन सभी की मौत हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है। मध्य इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में किए जा गए हमले में एक ब्रिटिश सिख टैक्सी चालक की मौत के संबंध में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के लिए आरोपित किया गया है। 59 वर्षीय अनाक सिंह शहर के 9 एल्म्स लेन में एक निजी टैक्सी कंपनी के ड्राइवर के तौर पर कार्यरत हैं और ड्यूटी के दौरान वह गंभीर रूप से पाए गए, जिनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा है कि टॉमस मगोल की हत्या के लिए आरोपित किया गया है और इस महीने की शुरुआत में वॉल्वरहैम्पटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था, लेकिन परिणाम अनिवार्य निकले। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस होमसाइड टीम के जांच अधिकारी मिशेल थंगुड ने कहा है कि हमने श्री सिंह के परिवार को इस घटना के में नवीनतम जानकारी उपलब्ध करा दी है। अधिकारी इस दुख की घड़ी में उनका समर्थन जारी रखना चाहते हैं। इस दुखद हत्या के बाद सिंह के परिवार की मदद के लिए 2000 पाउंड जुटाने के लक्ष्य को लेकर एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया गया था। जस्ट गिविंग फंडरेजर ने अब तक 11,000 पाउंड से अधिक जुटाने के लक्ष्य को पार कर लिया है। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पूनावाला के बारे में नई जानकारी सामने आई है। श्रद्धा के दोस्त के द्वारा जब आज बात की गई तो एक तस्वीर सामने आई। आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान श्रद्धा को बुरी तरह से पीटता था। श्रद्धा के एक दोस्त ने साल 2020 की एक तस्वीर उपलब्ध कराई है, जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। इससे साफ है कि आफ्ताब को श्रद्धा को बुरी तरह से पीटता था और बावजूद इसके लिविंग में रहते हुए इतना सब झेल कर भी श्रद्धा जिंदा रहना चाहती थी। श्रद्धा 2020 में वसई के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी हुई थी। आफ्ताब ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट भी की थी। वहीं इस मारपीट के बाद चोट के निशान श्रद्धा के गले से लेकर गाल तक दिख रहे हैं। आप देख रहे थे अब तक की विभिन्न खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।